Hello everyone, myself Dr. Vandana Shukla and this is CPC class. First of all, before starting the class, I would like to say sorry to all my students because I had to take a long break from the classes due to my health issues. But now I am back and I will try my best to complete your syllabus as soon as possible. This is the first video lecture series in which I would like to discuss about Unit 1 of CPC. Although we have already discussed this unit into the classroom, but this is the lecture series videos. So from the beginning I'll start. So this is the first topic in यूनिट 1 दैट इज़ जजमेंट एंड डिक्री. तो जब हम जजमेंट और डिक्री टॉपिक पढ़ते हैं यूनिट 1 में, तो हमें उसमें सबसे पहले जजमेंट के डेफिनेशन, एसेंशियल्स, प्रोनाउंसमेंट, कंटेंट्स, ऑल्टरेशन, इसके अलावा डिक्री पढ़ेंगे तो डिक्री का डेफिनेशन, एसेंशियल, टाइप्स, फिर ड्राइंग अप ऑफ अ डिक्री, कंटेंट्स, decree contents and decree in particular cases, interest, cost, मतलब all the topics related to judgment and decree हमें यूनिट 1 में कवर करने हैं. So before starting this unit, this topic, I would like to focus your attention on the last year or the previous year questions papers which are which are on the screen, which are shared on the screen from the year 2013, 14, 15, 16 and 18 and 19. Okay, so all these questions which have come in the previous year's papers, if you focus, if you pay attention on these questions, you will find then various types of questions may be asked, can be asked in the question paper related to judgment and decree. Whether the question can be asked directly or indirectly. ठीक है. अब what do you mean by direct question और indirect question? This should also be understand. ठीक है. तो क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स, जैसे कि जब हम LLB लेवल पे हैं तो जनरली क्या होता है कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए. ठीक है. इन केस कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर है, इन केस फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है डायरेक्ट सेक्शन उठा के पूछ लिया, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स पूछ लिया इन विच सेक्शन जजमेंट हैज़ बीन defined in CPC, then it is very clear कि section 2 clause 9 judgment has been defined. Definition of judgment is given under section 2 clause 9 of CPC. This is a direct question. दूसरी तरफ अगर वही पूछ ले कि what are the contents of a judgment, ठीक है, कि कंटेंट्स क्या हैं जजमेंट के, या जजमेंट के एसेंशियल्स क्या है. ठीक. तो आप जब इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देने हैं तो आपको केवल सेक्शन नहीं देखना है कि केवल एक सेक्शन देख लिया कि हाँ जजमेंट के कंटेंट्स या एसेंशियल्स इस सेक्शन में दिए गए. नो, नॉट पॉसिबल. तब आपको जो भी सेक्शंस रिलेटेड टू जजमेंट, ओके, रिलेटेड टू डिक्री या कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया है और आपसे पूछ लिया गया कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपको पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा है वो फ्रॉम द बिगिनिंग, सेक्शन, ऑर्डर जो भी है वो सब आपको रिमाइंड करना होगा. ऑन दैट बेसिस यू विल हैव टू राइट द आंसर. ओके. तो हम शुरू करते हैं जजमेंट एंड डिक्री यूनिट 1. तो इसमें सबसे पहले मैं आज जजमेंट लेती हूँ. तो जजमेंट जो है उसकी हम अगर डेफिनेशन की बात करें, जजमेंट यानी कि निर्णय क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, ये आप CPC के सेक्शन 2 क्लॉज 9 में देखते हैं, जो कि डेफिनेशन क्लॉज है. डेफिनेशन क्लॉज क्या कहती है कि CPC की डेफिनेशन क्लॉज कहती है कि जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर. कि ये तो लीगल डेफिनेशन है कि जो भी जज है वो क्या कर रहा है कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर जो स्टेटमेंट दे रहा है वो जजमेंट है, वो निर्णय है. ठीक.
अब इसके अलावा हमें जजमेंट की डेफिनेशंस कहाँ मिलती हैं ये भी देखना होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब हम जजमेंट और डिक्री पढ़ रहे हैं तो हमें कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं और कौन कौन से ऑर्डर्स पढ़ने की, क्योंकि इसी में आपके आगे इंटरेस्ट, कॉस्ट वगैरह सब कुछ है। तो आपको जब आप सेक्शंस पढ़ेंगे तो नोट डाउन करिए कि सेक्शन 33, 34, 35, 35A एंड 35B यहाँ तक के सेक्शंस यूनिट 1 में कवर होंगे। इसके अलावा ऑर्डर 20 जिसमें कि टोटल 20 रूल्स हैं वो भी जजमेंट और डिक्री से रिलेटेड है। आपको ये दोनों चीज़ें पढ़नी होंगी। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि सीपीसी को बहुत बोरिंग समझ के मत पढ़िए। हालांकि आई एग्री कि सीपीसी इज़ समवट टिपिकल सब्जेक्ट कि थोड़ा सा कंफ्यूजिव लगता है कि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे वही चीज़ ऑर्डर में लिखी है, वही चीज़ जजमेंट में लिखी है, तो वो वही चीज़ ऑर्डर में लिखी है और वही चीज़ आपके सेक्शन में लिखी है, तो हम किस चीज़ को पढ़ें, हम किसको मानें। तो आप मान के चलिए कि सीपीसी इज़ कॉल्ड द प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सीपीसी को हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, लेकिन क्या है कि प्रोसीजरल लॉ होने के साथ साथ सीपीसी सब्सटेंटिव रूल्स भी बता देता है। जब आप सेक्शंस की बात करते हैं, जो सेक्शंस आपको बताते हैं कि इस सेक्शन में ये चीज़ कही गई है, ठीक, कह दिया गया कि 2 क्लॉज 9 सेक्शन है, जजमेंट की डेफिनेशन बता दिया, ठीक। इसी तरीके से आप जो भी सेक्शन पढ़ेंगे वो सेक्शंस आपको केवल और केवल बताएंगे कि उसमें क्या है। जैसे कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो 35A, 35B ये सब पढ़ेंगे, कॉस्ट, इंटरेस्ट, इनसे रिलेटेड। तो ये सेक्शन आपको बताएंगे कि इसमें ये चीज़ है, ऐसे होती है। लेकिन दूसरी तरफ वही चीज़ आपको ऑर्डर में मिल रही है। तो ऑर्डर जो है वो कैसे बताता है, ऑर्डर प्रोसीजर बताता है, ठीक है। ऑर्डर बताता है कि अगर ये चीज़ है तो मान लीजिए ये कॉस्ट पे होनी है। एक सेक्शन में कहा गया है कि ये कॉस्ट कोर्ट पे करता है, ठीक। अब ये कॉस्ट पे होनी है तो उस कॉस्ट को पे करने का प्रोसीजर क्या है वो क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा। तो प्रोसीजर को भी पढ़ना है और सब्सटेंटिव को भी पढ़ना है, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे तो कंट्राडिक्शन नहीं होगा। और सेक्शंस और ऑर्डर्स को एक दूसरे के साथ को रिलेट करेंगे तो कंट्राडिक्शन या कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे और धीरे धीरे यू विल इन्जॉय सीपीसी। जैसे कि सब लोग बोलते हैं ना कि सीपीसी इज़ नॉट वेरी गुड, बहुत इन्जॉय नहीं होता, लोगों को पढ़ना थोड़ा सा टफ लगता है, बट इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ समवट इन द बिगिनिंग समवट थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ लगेगा कि अरे अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि व्हेन यू स्टडी सीपीसी विद मी यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यू विल हैव टू स्टडी, ओके। तो जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के दे रहे हैं वो स्क्रीन पर शेयर्ड है, आप लोग इनको देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से बनेंगे, ठीक है। और बाकी मैं जब पढ़ाऊँगी तो उसके साथ साथ क्वेश्चंस आपको बताती जाऊँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब हम जजमेंट शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जजमेंट में क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 9 जजमेंट की डेफिनेशन देता है सीपीसी में कि जो जजमेंट है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जज देता है किस आधार पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर के आधार पर या ऑर्डर के आधार पर जो जजमेंट जो स्टेटमेंट जज देता है वो जजमेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा जजमेंट की डेफिनेशन कहाँ है, नहीं। इसके अलावा जब आप जजमेंट की डेफिनेशन कहीं ढूंढने चलेंगे तो देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ जजमेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आप क्रिमिनल में भी जजमेंट पढ़ते हैं लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर में कहीं जजमेंट की डेफिनेशन नहीं है। हालांकि वहाँ भी क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है, सेक्शन 2 में, लेकिन जजमेंट की डेफिनेशन नहीं है, कहीं भी नहीं है। सो जजमेंट की डेफिनेशन अगर आपसे जब भी पूछी जाएगी तो 2 क्लॉज 9 पर आपको फोकस करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम दूसरे शब्दों में कहें तो जजमेंट क्या है कि जजमेंट जो है वो एक फाइनल ऑर्डर है, ठीक है, एक फाइनल ऑर्डर है
ऑन द जब किस चीज़ का फाइनल ऑर्डर है, मान लीजिए कोई ट्रायल चला, कोई केस चला, उसकी प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो रही हैं या तो कन्विक्शन में या तो एक्विटल में, तो जब या फिर मतलब उसमें अक्यूज का है तो कन्विक्शन होना है या तो एक्विटल हो रहा है, या फिर उसमें आगे अपील हो सकती है या रिवीजन हो सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जजमेंट कोर्ट का एक फाइनल ऑर्डर है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, एविडेंसेस प्रोड्यूस्ड, विटनेसेस केम बिफोर द कोर्ट। ओके, अब हम बात करें कि जजमेंट क्या है। सिंपल शब्दों में हम जजमेंट की बात करें तो जजमेंट क्या है कि जजमेंट या निर्णय, जजमेंट इज़ द फाइनल कॉन्क्लूज़न, ठीक है, ये एक फाइनल कॉन्क्लूज़न है, फाइनल एक डिसीज़न है ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट पार्टीज़ के बीच में हुए। देखिए जजमेंट का ज़रूरत कब पड़ेगा, जबकि दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो पार्टीज़ आपस में समझौता नहीं कर पाई, देन दे हैड टू कम इनटू द कोर्ट। अब वो कोर्ट में आए तो दोनों पार्टीज़ अपना अपना वाद रखेंगे, सिविल है तो पिटीशन, अदरवाइज आपका क्रिमिनल केस चलेगा, दोनों में ही जजमेंट तो होता ही है। तो दोनों पार्टीज़ केस लड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा कि सिविल होगा तो इश्यूज़ फ्रेम होंगे, इश्यूज़ नहीं तो चार्ज बनेगा क्रिमिनल में, फिर उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, एविडेंस प्रोड्यूस होना है प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे, फिर डिफेंस के बिहाफ पे, मीन्स बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है। एविडेंस आई, विटनेसेस आए, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद जजमेंट दिया जाता है। देन द ड्यूटी कम्स ऑफ द कोर्ट टू प्रोसीड विद द जजमेंट, कि तब कोर्ट की ड्यूटी आती है कि वो जजमेंट प्रोनाउंस करे और जो भी इश्यूज़ बने हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो इश्यूज़ हैं उनको डिसाइड करे, उनको जो भी चार्जेस हैं वो या तो साबित होते हैं तो उस आधार पर कन्विक्ट करे, नहीं होते तो एक्विटल करे। मीन्स आप कहने का मतलब ये है कि जब पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, जब दोनों पार्टीज़ की तरफ से प्रोसिक्यूशन है चाहे डिफेंस है, ठीक है, दोनों पार्टीज़ जो हैं जब अपनी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट कर देते हैं, जब उनकी तरफ से सारी एविडेंसेस आ जाती हैं, बहस आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद कोर्ट को जजमेंट देना होता है। अब जजमेंट हम प्रैक्टिस में बात करें कि प्रैक्टिस में जजमेंट क्या है, मतलब ये तो लिटरल लैंग्वेज हो गया कि हाँ ये जजमेंट है, ऐसे जजमेंट होता है कि दो पार्टीज़ के बीच में ये हुआ वो हुआ, झगड़ा हुआ तो कोर्ट में आए, इश्यूज़ बने, इश्यूज़ फ्रेम हुए, 1 बाय 1 इश्यूज़ डिसाइड हुआ, एविडेंसेस आई, ये सब चीज़ें होगी, उसके बाद जजमेंट आया, ठीक, उसके बाद कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें कि प्रैक्टिस की लैंग्वेज में बात करें तो क्या है कि प्रैक्टिस की लैंग्वेज में जजमेंट क्या है, जजमेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स ऑफ आइदर पार्टीज एज शोन इन द pleadings of the parties in civil cases and charge sheet submitted by the prosecution in criminal cases। मतलब कि अगर हम सिंपल बात करें, अगर हम अपनी प्रैक्टिस की बात करें तो जजमेंट क्या चीज़ है कि जजमेंट जो है वो मिक्सचर होता है प्लीडिंग्स का, ठीक है, दोनों पार्टीज़ की प्लीडिंग्स का मिक्सचर होता है अगर सिविल केस है, और अगर क्रिमिनल केस है तो चार्जशीट जो भी लगी है उसके आधार पर प्रोसिक्यूशन का जो केस बनता है उसके आधार पर, ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें क्या चीज़ आती है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आती हैं दोनों पार्टीज़ के बिहाफ पर, सिविल और क्रिमिनल चाहे कोई भी प्रोसीडिंग हो। इसके बाद क्या आता है कि जो भी एविडेंसेस हैं, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है बाय जज मजिस्ट्रेट जो भी केस की सुनवाई कर रहा है। इसके बाद बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, रेफरेंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉज होता है कि बहुत सारे लॉज आते हैं, एक्ट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और मतलब जो भी आपके साइटेशंस, बहुत सारी रूलिंग्स दी जाती हैं, ये सब सारी फाइंडिंग्स वगैरह, मतलब सब कुछ देने के बाद तब जज जो है वो किसी फाइंडिंग पर पहुंचता है या मजिस्ट्रेट फाइंडिंग पर पहुंचता है और वेरियस इश्यूज जो भी होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको डिसाइड करता है। ये तो प्रैक्टिस में जजमेंट की बात है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर एक अच्छा जजमेंट है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक जजमेंट में क्या क्या क्वालिटीज़
होनी चाहिए, क्या क्या मॉडल जजमेंट की विशेषताएं हैं। तो उसमें क्या है कि जो लैंग्वेज है, यूज़ ऑफ द करेक्ट लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन बहुत करेक्ट होना चाहिए, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, या कोर्ट की कोई भी जो कोर्ट में भाषा प्रिस्क्राइब हो, जो कोर्ट के लिए ऑथराइज है, कोर्ट जिस भाषा के लिए उसमें कर सकता है। जनरली लोअर कोर्ट्स में हमारे हिंदी चलती है, तो हम हिंदी भाषा में लोअर कोर्ट्स के जजमेंट देखते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ए मॉडल जजमेंट। इसके बाद क्या है कि अब क्या है कि जो भी जजमेंट राइटिंग के रूल्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जजमेंट राइटिंग के रूल्स क्या हैं कि आप प्रॉपर एविडेंस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, कि बार बार एक ही बात नहीं कहना है। उससे क्या होता है कि प्लीडिंग बड़ी होती चली जाती है, जो केस है वो बढ़ता चला जाता है, और डिसाइड करने में भी दिक्कत होता है, कोर्ट का वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है। इसके बाद बात क्या है कि जो भी एप्रोप्रिएट रूलिंग्स हैं, साइटेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो जजमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी की सारी देनी होंगी दोनों पार्टीज़ की तरफ से। उसके बाद मॉडल जजमेंट, उसके बाद प्रॉपर जजमेंट आएगा, ठीक है। तब वो जजमेंट जिसमें सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है, सारे के सारे जो भी मीन्स टू से जैसे कि जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया, तो वो जजमेंट जो है वो प्रॉपर जजमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सिंपल लैंग्वेज, वंस अगेन आई रिपीट, कि जजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जब दोनों पार्टीज़ ने, जैसे मान लीजिए सिविल केस है, तो उसमें एक पार्टी दे रही है प्लांट, दूसरी दे रही है रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, पिटीशन आ रहा है। तो दोनों पार्टीज़ का केस आया, तो दोनों पार्टीज़ के कुछ बिंदु पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक। तो हमें देखना है कि कोर्ट का काम है देखना कि कौन से क्यों ये झगड़ा हुआ, किस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, क्यों पार्टीज़ को कोर्ट तक आना पड़ा, मीन्स पूरा कंसाइज फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द केस, मीन्स पूरा कंसाइज फॉर्म में केस को लिखना पड़ता है, केस पूरा शॉर्ट में लिखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद इश्यूज डिसाइड होते हैं कोर्ट के कि जो पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है, इश्यूज़ बने। इश्यूज़ को उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, विटनेसेस, जो भी दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोर्ट में आती है वो दिया जाता है, ठीक। उस सब को देखने के बाद, उस सब का स्टर, फिर उस ये सब होने के बाद जो वो होते हैं दोनों पार्टीज़ के आर्गुमेंट्स भी होते हैं बिफोर कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ जज। तो जब वो सब हो जाता है, विटनेसेस के एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्गुमेंट सब हो गया, उसके बाद कोर्ट की बारी आती है कि वो जजमेंट को दे, पार्टीज़ को न्याय दे, जजमेंट दे। तब कोर्ट जजमेंट डिसाइड करता है, जो भी एविडेंसेस आई होती हैं उनके आधार पर, ठीक है, जो भी एविडेंसेस रही होती हैं उनके आधार पर कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है और जजमेंट आता है इन एग्जिस्ट, ठीक है, इन एग्जिस्टेंस जजमेंट आता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जजमेंट को कितने दिन में प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो जब पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स मींस एविडेंस हो गया, विटनेसेस एग्जामिन हो गए, जो भी एविडेंस होना था वो हो गया, विटनेसेस की एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए, कोर्ट के सामने जो आर्गूमेंट्स होता है वो हो गया, सारा का सारा जो भी उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना था वो सब भी दे दिया। उसके बाद दिस इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट दैट
within 30 days from the completion of the proceedings of both the parties. जब दोनों पार्टीज की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएं तो उस कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर जजमेंट जो है कोर्ट को देना होगा. ठीक है, दिस इज द जनरल रूल और ये ऑर्डर 20 में बताया गया है. ठीक, ये आप जब ऑर्डर 20 में ऑलरेडी पढ़ाई हुई हूँ आपको, आप एक बार ऑर्डर 20 को फिर से रिवाइज करिएगा, तुरंत याद आएगा आपको. ऑर्डर 20 बताता है कि ये ऑर्डर 20 में बताया गया है कि 30 दिन के अंदर जजमेंट देना होगा. ये जनरल रूल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग. और इन एक्सेप्शनल केसेस 60 डेज. ठीक है, अगर कहीं पर एक्सेप्शनल केसेस हैं तो कोर्ट 60 दिन के अंदर भी जजमेंट दे सकती है. इसके अलावा एक चीज़ जजमेंट के रिगार्डिंग और ध्यान देने वाली बात है कि जब एक बार जजमेंट अगर साइन हो गया, ठीक है, वंस अ जजमेंट इज साइंड देन इट कैन नॉट बी altered, it cannot be amended. इसको चेंज नहीं किया जा सकता. This is also a general rule, but there is some exception as per कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ because human being है, we all are human being, sometimes mistakes can be, so कभी कभी हो सकता है कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक रह गया हो, तो इस टाइप से कोई छोटा ऐसा मिस्टेक जो जजमेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो इन दैट सर्कमस्टेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू अमेंड इट. तो एक्सेप्शन में देखा जाए तो सेक्शन 152 है, जो क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है. सेक्शन 114 है जो रिव्यू की पावर देता है CPC में. तो इस तरह से जजमेंट में जनरल मतलब ऑल्टरेशन के जनरल रूल के साथ साथ एक्सेप्शंस भी अवेलेबल है. तो आई थिंक इन कंसाइज फॉर्म आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट इज जजमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द जजमेंट, in which section definition of judgment has been given, which orders and sections will have to study related to judgment and decree. ठीक है, order 20 and section 33, 34, 35, 36, 35, 35A, 35B, यहाँ तक आपको इसमें पढ़ना है. So I have tried to explain all the things and all the aspects related to judgment today in this first video lecture series. I hope all of you would enjoy this lecture, and if you like this video then please comment me in the comment box so that I may prepare more better lecture for you in my next session. तब तक के लिए bye bye.